डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, यानी वो अच्छी तरह से मालूम नहीं है एज कंपेयर टू गैसेज एंड सॉलिड्स। गैसेज और सॉलिड्स में हमें पता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, लेकिन लिक्विड्स का पता नहीं है। लिक्विड्स का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एम्बिगुअस टाइप है। गैसेज का हमें मालूम है कि यहाँ पे कंप्लीट डिसऑर्डर रहता है, यानी कोई भी अरेंजमेंट नहीं रहता पार्टिकल्स में। पार्टिकल्स रैंडमली और कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं और इनका कोई ऑर्डर नहीं रहता है, तो कंप्लीट डिसऑर्डर। जबकि सॉलिड्स में कंप्लीट ऑर्डर रहता है। अब लिक्विड्स का अगर हम देखेंगे, लिक्विड्स में ना तो कंप्लीट डिसऑर्डर है ना ही कंप्लीट ऑर्डर है, यानी ये इंटरमीडिएट स्टेट है। इंटरमीडिएट स्टेट, और ये हमें पता भी लगाना कि इंटरमीडिएट स्टेट है तो कैसा है, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा मिलता है। हमें ये गैस की जैसा दिखता है कि सॉलिड की जैसा दिखता है, समझ में आया ना। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया भी मिल जाएगा। उसके बाद में थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स की बात करूंगा। देखो, सबसे पहली बात जो है वो है स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस रहते हैं लिक्विड्स में। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में अट्रैक्टेड रहते हैं, जबकि गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने नहीं रहते। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड्स में, ये आप एक दूसरे के साथ में चिपके हुए रहते हैं, कोहेजन रहता है यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो ये स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर्ड टू गैसेस, लेकिन सॉलिड्स के कंपैरिजन में ये जो कोहेजन रहता है, यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स जो रहता है, ये कम रहता है। बट मैं बोलूंगा लेस देन सॉलिड्स। ये जो कोहेजन रहता है ये लेस देन सॉलिड्स रहता है। कोहेजन मतलब एक तरह के मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन। इसी तरह से दूसरी जो चीज है इसमें वो है ट्रांसलेशनल मोशन। देखो, सॉलिड्स में अगर आप देखेंगे, सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऐसे अरेंज्ड रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं, और ये वाइब्रेट कर सकते हैं इधर उधर। इसमें वाइब्रेशनल मोशन रहता है, लेकिन इसमें ना तो ट्रांसलेशनल मोशन, यानी मॉलिक्यूल ना इधर से इधर जाता है ना इधर से इधर, और ना ही मॉलिक्यूल यहाँ पे रोटेट कर पाते हैं सॉलिड्स में। जबकि अगर हम गैस देखेंगे, सॉलिड है, अगर हम गैस देखेंगे, गैस में क्या रहेगा, गैस में मॉलिक्यूल्स कहीं पे भी जा सकते हैं। मान लो एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, या यहाँ से यहाँ जा सकता है, यानी ट्रांसलेट कहीं पे भी कर सकता है। इस तरह से यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, यहाँ पे रोटेशन भी हो सकती है, ये मॉलिक्यूल रोटेट भी कर सकता है। तो इसमें रोटेशन, वाइब्रेशन, ट्रांसलेशन सब होता है गैस में। जबकि लिक्विड में अगर हम देखेंगे, लिक्विड में ट्रांसलेशनल मोशन रहती है, यानी क्योंकि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं, इसीलिए ये फ्लूइड्स कहलाते हैं। फ्लूइड्स, यहाँ पे फ्लो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स। सॉलिड्स में इस तरह फ्लो नहीं हो सकते। और सॉलिड्स के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स नजदीक तो रहते हैं और इनमें ट्रांसलेशनल मोशन भी रहता है, लेकिन इनमें ऑर्डर उतना ज्यादा नहीं रहता। इन्हें यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वेल ऑर्डर्ड नहीं रहते। यहाँ पे जो ऑर्डर रहता है मॉलिक्यूल्स का, ऑर्डर मतलब ऐसे ये अलाइनमेंट, ये अरेंजमेंट, ठीक है। ये जिस तरह ये ना, ये एक लाइन बनाता है इधर, ये दूसरी लाइन या इस तरह लाइन बनाता है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर। सॉलिड्स में ये ऑर्डर इतना लंबा चौड़ा नहीं रहता जिस तरह, लिक्विड्स में सॉलिड के कंपैरिजन में जो ऑर्डर है ये शॉर्ट रेंज रहता है, जैसे यहां से यहां तक या यहां से यहां तक थोड़ा थोड़ा ऑर्डर रहेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि इनमें ऑर्डर किसके जैसा है और ये किसको ज्यादा रिजेंबल करते हैं, ये सॉलिड्स के जैसे ज्यादा दिखते हैं कि लिक्विड्स के जैसे। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से हमारे पास में, कुछ अप्रोच से हमारे पास में। तो अप्रोच में सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखो, इन अप्रोच में सबसे पहला अप्रोच है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी अप्रोच। अगर हम इनकम्प्रेसिबिलिटी देखेंगे, सॉलिड्स में इनकम्प्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी अगर आप
सॉलिड्स को प्रेस करना चाहेंगे, कंप्रेस करना चाहेंगे, वो कंप्रेस नहीं होते। जैसे ये पेन है, ये पेन सॉलिड है, इसको आप दबाओ तो ये कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, यानी इसमें ये सिकुड़ता नहीं है। इसी तरह से अगर मैं गैस की बात करूं, गैस सपोज फुटबॉल में भर दिया हमने या बैलून में भर दी गैस, तो उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए यहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा रहता है, यानी हम इनको नज़दीक ला सकते हैं, इसको अंदर मूव होने के लिए जगह है इन मॉलिक्यूल्स में, जब हम गैस की बात करते हैं। अब अगर हम सॉलिड की बात करेंगे, सॉलिड में क्या रहेगा? सॉलिड में मॉलिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक रहेंगे, ठीक इस तरह रहते हैं मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप इनको कंप्रेस करना चाहेंगे तो ये कहाँ मूव होंगे? यहाँ पे तो जगह उतनी नहीं है, यहाँ पे कंप्रेशन नेग्लिजिबल है, यानी कंप्रेस नेग्लिजिबली होते हैं, बहुत कम, यानी जो हमको दिखता भी नहीं है कंप्रेशन, वो कंप्रेशन होगा सॉलिड में, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं है अंदर की तरफ सिकुड़ने के लिए। जबकि लिक्विड्स में जो है ये स्पेस है, लेकिन बहुत कम स्पेस है। तो मैं ये कहूँगा कि दीज आर रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल एज कंपेयर टू गैसेस। ये बहुत कम कंप्रेस होते हैं, बहुत कम, सॉलिड्स की तरह, ऑलमोस्ट सॉलिड्स की तरह इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड्स भी, क्योंकि इनमें अगर आप दबाएंगे भी, यानी प्रेस भी करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो इनमें मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए, यानी सिकुड़ने के लिए जगह नहीं है, अंदर स्पेस नहीं है, बहुत कम स्पेस है, इसीलिए रिलेटिवली इनकम्प्रेसिबल रहते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे लिक्विड्स का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड्स के साथ ज़्यादा मैच होता है, तो ये सॉलिड्स के जैसा ज़्यादा दिखता है। क्लियर? ये होगी एक बात। दूसरी बात ये होगा एक पॉइंट, इनकम्प्रेसिबिलिटी। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा एक तरीका हमारे पास में, हम मोलर वॉल्यूम, मान लीजिए हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया, उसमें हमने चेंज इन वॉल्यूम देखा। कब देखा हमने वॉल्यूम चेंज? फ्यूजन के टाइम पे, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे, या फिर इसके बॉइलिंग पॉइंट पे। यानी हमने एक सब्सटेंस ली, उसको 1 मोल सब्सटेंस, उसका हमने वॉल्यूम चेंज देखा कितना होता है। कब? जब हम उसको मेल्ट करते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, या जब हम उसको बॉयल करते हैं फ्रॉम लिक्विड टू गैस, यानी जब हम उसका फ्यूजन करते हैं या फिर हम इसका वेपराइजेशन करते हैं। फ्यूजन मतलब मेल्ट करना। देखो हमने अगर एक सॉलिड लेना है, मान लीजिए मेरे पास में एक सॉलिड मरकरी सॉलिड है, इसको मैं हीट कर रहा हूं और मेल्ट कर रहा हूं, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। मैं फिर देखता हूं कि वॉल्यूम कितना चेंज होता है। देखो सॉलिड्स को जब हम लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज आता है, वॉल्यूम चेंज जो होता है वो 1 to 10% आता है, उससे ज्यादा नहीं, 1 to 10%, उससे ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं आता अगर आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्लियर? और वाटर के केस में वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप -1 से 4 डिग्री तक जाओगे ना, 4 डिग्री तक, तो वहां पे वॉल्यूम कम ही हो जाता है। यानी आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे, वाटर में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे आपको वॉल्यूम कम नजर आएगा, वॉल्यूम कम दिखता है। क्यों? क्योंकि आइस में ज्यादा अंदर केजेस रहती है, स्पेस रहती है एज कंपेयर टू लिक्विड। ये हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूं कि सॉलिड्स को अगर हम लिक्विड्स में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है, वो कितना होता है? 1 to 10%, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता। वाटर एक एक्सेप्शन है, वाटर में डिक्रीज होता, उल्टा होता। लेकिन जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो 100 to 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स का और सॉलिड्स का जो वॉल्यूम है इसमें कम डिफरेंस है, जबकि लिक्विड्स और गैसेस के वॉल्यूम में डिफरेंस ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ज्यादा चेंज आती है, चेंज ज्यादा, यहाँ पे चेंज कम आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
लिक्विड जो है ये ज्यादा रिजेंबल करता है, रिजेंबल मोर, है ना, रिजेंबल मोर किसके साथ में, सॉलिड्स के साथ में। सॉलिड्स के साथ में ज्यादा ये मैच होता है एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि वॉल्यूम इसका मैच हो रहा है सॉलिड्स के साथ में, थोड़ा सा ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि लिक्विड्स का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड्स की तरह ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू गैसेस, राइट। उसके बाद में दूसरा एक, ये होगा दो तरीके। तीसरा एक डाटा है हमारे पास, तीसरा एक क्राइटेरिया या तीसरा तरीका है ये पता लगाने का, वो है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। अगर मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की बात बताऊं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब रहता है हीट चेंज। हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फ्यूज्ड, या जब हम उसको मेल्ट करते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी हीट चेंज में बताऊंगा, या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी मेल्टिंग पॉइंट पे जब हम उसको फ्यूज करते हैं, मेल्ट करते हैं, उसके दौरान कितनी हीट लगती है, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर कितना हीट लगता है लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए या वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम दिखाते हैं डेल्टा एच एफ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को दिखाते हैं डेल्टा एच वेप लिखते हैं या वी लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे जब मैं सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो मैं मेजर करूंगा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और जब मैं लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करूं उस दौरान जो एनर्जी लगती है उसको मैं मेजर करूंगा एज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगी कि यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगी, यानी यहाँ पे हीट ज्यादा लगी कि यहाँ पे हीट ज्यादा लगी, ये हमें मेजर करना है। जब हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन देखते हैं ना और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन देखते हैं एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, तो वहां पे हमको दिखता है कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कम रहता है जबकि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा रहता है। यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो ना इसका ये कम लगता है हमें, जबकि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा लगता है। यानी यहाँ पे हीट कम लगती है या इसको इसमें चेंज करने के लिए, जबकि लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी लगती है वो ज्यादा लगती है। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कम है जबकि इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। इसका एक मैं आपको एक डाटा भी बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर हम आइस लेंगे, फॉर एग्जांपल आइस को अगर आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त जो आपको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लगता है वो लगता है 6.1 किलो जूल्स पर मोल, 6.1 किलो जूल्स पर मोल। जबकि आप वाटर को जब आप कन्वर्ट करते हैं वेपर में, वाटर वेपर में, तब आपको जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जो लगती है, हीट जो लगती है वो लगती है 40.7 किलो जूल्स पर मोल। तो इसका मतलब यहाँ पे हीट ज्यादा लग गई, यहाँ पे हीट कम लग गई, 6.1 बहुत कम है। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कम है, इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। तो इसका मतलब वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो किससे ज्यादा मैच होता है, आइस से ज्यादा मैच होता है। और ऐसा क्यों होता है, देखो जब हम आइस को वाटर में कन्वर्ट करेंगे यानी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जो डिसऑर्डर होगा वो थोड़ा होगा, सम डिसऑर्डर, क्योंकि हीट अप्लाई करेंगे तो वहां पे थर्मल एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स को, वो मतलब मोशन करेंगे, मोशन दिखाएंगे, थोड़ा सा डिसऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जब आप लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे लार्ज डिसऑर्डर आता है, लार्ज डिसऑर्डर, यहाँ पे खलबली बहुत ज्यादा मच जाती है। बात समझ में आया ना, इसीलिए यहाँ पे एंथैल्पी ज्यादा लगती है, यानी हीट ज्यादा लगती है, यहाँ पे हीट कम लगती है। क्लियर? एंथैल्पी आप याद रख लेना, आपकी याद दहानी के लिए बोलूं, एंथैल्पी मींस हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी उसको कहते हैं। ठीक, अब और एक डाटा मैं बताता हूं आपको। इसमें हम देखेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन।
यानी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को मैं ऐसे दिखाऊंगा डेल्टा एस एफ, और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन को दिखाऊंगा डेल्टा एस वी। यानी एंट्रोपी का मतलब रहता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, यानी कितनी खलबली आ जाती है, रैंडमनेस कितनी आती है, ठीक है। और अगर हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेंगे, सपोज सॉलिड, उसको मेल्ट करेंगे और उस मेल्ट करने के बाद में वहां पे एंट्रोपी चेंज कितनी आती है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं उसी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म में ले लूं, उसके बाद में उसको बॉईल करूं और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर्स बनेंगे, मैं देखूंगा कि उसमें एंट्रोपी चेंज कितनी आती है एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं कहूंगा एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ गई, शाबाश। तो ये जब चीज हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन जो रहता है वो कम रहता है। यानी जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज आती है उसको बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड को हम गैस में जब कन्वर्ट करते हैं वहां पे जो एंट्रोपी चेंज आती है उसको हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन देखा गया है कि ये जो चेंज है ये बहुत कम है, जबकि ये जो चेंज है बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आइस लेंगे, फॉर आइस, ये जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है ये हमको मिलता है 22.1 जूल्स पर केल्विन, याद रखना। मगर प्लस यानी एंट्रोपी इंक्रीज होती है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है जब हम सॉलिड से इधर जाते हैं, ठीक। उसके बाद में जब आप लिक्विड को यानी वाटर को कन्वर्ट करोगे गैस में यानी वेपर में, तो तब आपको जो एंट्रोपी चेंज मिलती है यानी ये एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, वो मिलती है आपको प्लस 109 जूल्स पर केल्विन। ये कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको मेल्टिंग पॉइंट पे। ये कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको बॉइलिंग पॉइंट पे। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना रहता है वाटर का? 0 डिग्री यानी 273 केल्विन, जबकि बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? 100 डिग्री यानी 373 केल्विन, ठीक है। ये बात समझ में आई? शाबाश। तो ये था आपका चौथा क्राइटेरिया, चौथा। तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड से ज्यादा मैच करता है एज कंपेयर टू गैस। अब हम और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, दैट इज एक्सरे स्ट्रक्चर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सरेज ऑफ सॉलिड्स, ये 5th क्राइटेरिया। देखो एक्सरेज को समझना या इस लेवल पे, आपके लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। देखो जब हम एक्सरेज लेते हैं ना, तो एक्सरेज में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ क्या प्लॉट करते हैं? हम लेते हैं इंटेंसिटी वर्सेस लेते हैं हम एंगल यानी थीटा। ये जो थीटा है ना, ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। यानी हम किसी सब्सटेंस पे जब एक्सरेज डालते हैं तो वहां पे जो डिफ्रैक्शन होता है हम वो देखते हैं, उसको कहते हैं हम एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, इस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज अगर मैं सॉलिड ले लूं, सॉलिड के लिए क्या होता है? सॉलिड्स में ऐसे ऑर्डर्ड क्रिस्टल्स रहते हैं ना, जिसमें ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहता है। तो जितना ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर रहेगा उतना यहाँ पे डिफ्रैक्शन अच्छा होगा, और जितना डिफ्रैक्शन अच्छा होगा उतना आपको ऐसे शार्प पीक्स मिलेंगे, शार्प पीक्स, ठीक है। इस तरह की पीक्स मिलेंगी आपको, राइट। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन इस तरह मिलेगा सॉलिड्स के लिए। अब अगर ये जो है ना, ये ऑर्डर मतलब ये जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये एक्ट करता है एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। यानी यहाँ पे सपोज अगर एक एक्सरे पड़ती है इस पे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा, दूसरी अगर यहाँ से आती है इस पे पड़ती है इधर जाती है, तो ये एक्ट करता है एज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब जितना क्रिस्टल बड़ा होगा और जितना उसका ऑर्डर ज्यादा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट अच्छा होगा, उतना आपको ये जो पीक्स है ना ये शार्प मिलेंगे, ठीक।
अब अगर सपोज ऑर्डर कम है, सपोज हमारे पास में ये क्रिस्टलाइन नहीं, ये एमॉर्फस है, सपोज इस तरह है, इसमें ऑर्डर कम है, ठीक, तो क्या होगा फिर उसमें क्या होगा, ये जो आपको इंटेंसिटी वर्सेस जो थीटा ग्राफ मिलेगा, ये आपको इस तरह मिलेगा, कुछ इस तरह, ये आपको ऐसे ब्रॉड पीक्स मिलेंगे, ठीक है, ब्रॉड पीक्स। जितना ऑर्डर कम होगा उतने ये जो पीक्स हैं ये ब्रॉड हो जाएंगे। अब अगर मैं गैस ले लूं, सपोज गैस, हमारे पास में गैसियस सब्सटेंस है, तो आप गैसियस सब्सटेंस में अगर आप एक्सरेज पास करेंगे और उसमें देखेंगे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, अब गैसियस मॉलिक्यूल्स तो रैंडम रहते हैं, वहां पे कुछ ऑर्डर रहता ही नहीं, तो वहां पे आपको कोई डिफ्रैक्शन नजर नहीं आएगा, वहां पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक। जब आप सॉलिड्स का देखते हैं तो ऐसा होता है, जब आप लिक्विड्स का देखते हैं तो ऐसा गैसेस का देखते हैं तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा मिलता है, लेकिन जब आप लिक्विड्स का देखते हैं, लिक्विड्स का, तो आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसा मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि इन लिक्विड्स में ऑर्डर तो है, ऑर्डर है इनमें, लेकिन सॉलिड्स की तरह लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, बल्कि यहां पे क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यहां पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। बात मेरी समझ में आई, शाबाश। अब मैं आपको कुछ एक्सरे डिफ्रैक्शन ग्राफ्स दिखाऊंगा कुछ सब्सटेंसेस की, उसके ऊपर आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये पीक्स, यहाँ पे पीक्स मिल गई शार्प, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहाँ पे भी पीक्स मिल गई तो इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यहाँ पे तो पीक्स मिली ही नहीं, यहाँ पे सीधा ऐसे जाएगा ये, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। बात समझ में आई, शाबाश। अब देखो मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाता हूं। देखो ये जो ग्राफ है आपको दिख रहा है, ये वाला, ये है XRD ऑफ लिक्विड Hg एट 293 केल्विन, लिक्विड Hg है, लिक्विड Hg मतलब लिक्विड मर्करी। तो इसमें आपको इस तरह के पीक्स दिखते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें पीक्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा ऑर्डर है इसमें, तो मैं बोलूंगा इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। तो इससे ये पता चल जाता है कि लिक्विड जो है ना, लिक्विड का स्ट्रक्चर किससे मिलता है, सॉलिड से मिलता है, नहीं कि गैसेस से, क्योंकि गैसेस में कोई ऑर्डर है ही नहीं। अब मैं आपको एर्गॉन का दिखाता है, एर्गॉन का जो आपको ग्राफ मिलता है ना, वो इस तरह मिलता है। मैं बताता हूँ आपको, एक ग्राफ मिलता है आपको इस तरह की पीक्स, ये एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये आपको मिलता है 84.4 केल्विन पे, ऐसा ग्राफ। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ाया 126, तो आपको जो ग्राफ है वो इस तरह मिलेगा, ये 126 केल्विन पे इस तरह का ग्राफ मिलेगा आपको एर्गॉन के लिए। तो ये जो पीक है यहाँ पे शार्प है, लेकिन यहाँ पे ये शार्पनेस कम हो गई, ठीक है, कम हो गई, ये अब ब्रॉड हो गया पीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर कम हुआ, यानी जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना रैंडमनेस बढ़ जाती है, थर्मल मोशन बढ़ जाती है। तो इसमें जो ऑर्डर है लिक्विड्स में, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप यही ग्राफ लेंगे एट 149 केल्विन, ठीक है, और 46.8 एटमॉस्फेयर पे, तो आपको इस तरह का लिक्विड मिलेगा, आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा, ये है 146 केल्विन पे, ठीक है, ये वाला ग्राफ। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना एर्गॉन में रैंडम मोशंस बढ़ जाती हैं, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। और ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन इस लिक्विड में ऑर्डर ज़्यादा है। तो ये पता चल जाता है कि लिक्विड्स जो रहते हैं, लिक्विड्स, इनका स्ट्रक्चर सॉलिड के साथ ज़्यादा मैच करता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू गैस। समझ में आना। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जब आप क्रिटिकल टेम्परेचर के अबो जाते हैं, यानी वो टेम्परेचर जिसके अबो आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो उस टेम्परेचर पे आपको जो लिक्विड स्टेट है और जो गैस स्टेट है उसमें कोई फर्क नज़र नहीं आएगा, यानी उसमें आपको कोई भी पीक भी नज़र नहीं आएगी। क्लियर, शाबाश। अब ये जो XRD डाटा है,
इसको हम यूज कर सकते हैं ये देखने के लिए कि लिक्विड्स में सॉलिड्स कितने पार्टिकल्स जो हैं, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कितने क्लोज रहते हैं, या अगर रहते हैं तो किस तरह रहते हैं, ये देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। तो ये XRD डाटा को यूज किया गया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में और उससे कुछ रिजल्ट्स निकालेगा। वो रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, ये XRD जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इनके डाटा से आपको मिलता है। ये एक तरह का थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है। ये बताऊंगा मैं आपको ये कैसे। देखो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है RDF ये हम दिखाते हैं इस तरह से 4 पाई और स्क्वायर डी जो ये डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो आपको डेंसिटी मिलती है या नंबर ऑफ, मैं बताऊंगा नंबर ऑफ, ये सिंपली आपको बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ये कितने हैं, और जितने वो ज़्यादा होंगे उतना इंटेंसिटी ज़्यादा आएगा आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आएंगी। और जितना इंटेंसिटी कम आएगा या डेंसिटी कम आएगा, इसका मतलब उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम है। ठीक है, बात समझ में आई। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मीन्स आपको देगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ले लूँ वर्सेस ले लूँ डिस्टेंस, और मान लीजिए मेरे पास में एक पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ, और मैं इस पार्टिकल के ऊपर देखना चाहता हूँ कि इसके सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं या इसके नज़दीक कितने एटम्स हैं। जितने एटम्स इसके नज़दीक ज़्यादा होंगे तो मैं ये बताऊंगा कि उतना इसका जो RDF है, RDF की इंटेंसिटी, RDF यानी 4 पाई और स्क्वायर डी वो ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सॉलिड एर्गॉन ले लूँ, सॉलिड एर्गॉन, तो आपको इस तरह के पीक्स मिलेंगे। यानी विद डिस्टेंस आपको इस डिस्टेंस पे सपोज ये पीक मिल गई, इस तरह की एक पीक मिल गई, सपोज ये 382 नैनोमीटर पे आपको मिल गई, सॉरी पिकोमीटर पे आपको मिल गई, ये पिकोमीटर मिलेंगे हम पिकोमीटर में। ठीक, समझ में आया, शाबाश। इस तरह से आपको 543 पे यहाँ पे और एक पीक मिलती है इधर, लेकिन ये जो पीक्स है ना ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। इस तरह से 700 पे आपको एक पीक मिलेगी। ये सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं, आपको ये पीक्स मिलते हैं। यानी आपको यहाँ पे 382 पिकोमीटर पे आपको इतने पार्टिकल्स मिलते हैं, जबकि 543 पिकोमीटर पे आपको कम पार्टिकल्स मिलते हैं। फिर आपको 700 पे और ज़्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं। लेकिन ये जो पार्टिकल्स है ना, ये मान लीजिए ये ऐसा इक्वी डिस्टेंट है, वेल ऑर्डर्ड है, राइट। और अगर मैं यही सब्सटेंस का RDF ले लूँ, RDF रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो ले लूँ मगर लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट में आपको, अगर मैं लिक्विड स्टेट ले लूँ, लिक्विड में ये एर्गॉन का RDF ले लूँ, तो आपको इस तरह के पीक्स मिलेंगे। मान लीजिए एक पीक आपको यहाँ पे मिलेगी इस तरह ब्रॉड पीक, ठीक। उसके बाद में आपको इस तरह की पीक्स मिलेंगी। और अगर मैं गैसियस स्टेट में ले लूँ, गैस, ये लिक्विड है, अगर मैं गैस ले लूँ, गैस, और यहाँ पे ले लूँ मैं RDF वर्सेस R, तो आपको इस तरह का प्लॉट मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड और कहीं एक जगह पे वो जमा नहीं है। जबकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे विसिनिटी में, यानी यहाँ पे डेंसिटी जो है ये इस एरिया में ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। जबकि जब मैं लिक्विड्स में देखता हूँ तो दीज पीक्स आर ब्रॉड, ये पीक्स ब्रॉड है। तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल्स जो ये एक ही जगह पे जमा नहीं है, इनकी ये फैले हुए, यानी यहाँ पे डेंसिटी कम है, यानी इनमें गैप है, यानी यहाँ पे पार्टिकल्स दूर दूर है। ठीक है, ये पार्टिकल्स दूर दूर है, और जितना आप दूर जाएंगे एक पर्टिकुलर सेंटर से, आपको उतने जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे कम नजर आएंगे, यानी आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम आएगी। और याद रखना, यहाँ पे हर एक लिक्विड की बात अगर मैं करूं, लिक्विड में अगर मैंने एक पार्टिकल लिया तो उसके 10 एंगस्ट्रॉम तक अप टू 10 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपको फर्दर पार्टिकल्स नजर आएंगे जो इसके नज़दीक में होंगे। उसके बाद 10 एंगस्ट्रॉम के बाद में आपको स्पेस नजर आएगी, गैप नजर आएगी, गैप। तो इसका मतलब लिक्विड्स में सॉलिड्स की तरह ही पार्टिकल्स नजदीक रहते हैं, लेकिन सॉलिड्स में गैप नहीं रहता, जबकि लिक्विड्स में गैप रहता है, बीच में गैप रहता है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है ये अप टू 10 एंगस्ट्रॉम रहता है। 10 एंगस्ट्रॉम के बाद में अरेंजमेंट खत्म हो जाता है, जबकि जब आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट रहता है। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। यहाँ पे आपको जो शार्प पीक्स दिखती है, तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक ऑर्डर में है। ये जो ब्रॉड पीक्स दिखती है आपको, ब्रॉड पीक्स का मतलब यहाँ पे रहता है कि कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑर्डर में है। तो इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर है सॉलिड में, जबकि लिक्विड्स में ऑर्डर कम है। और गैसेस में तो ऑर्डर रहता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इससे, इन प्लॉट से ये पता चल जाता है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड्स की तरह ऑर्डर्ड है, लेकिन लेस ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड है मगर लेस ऑर्डर्ड है। गैस की तरह बिल्कुल ही बदतमीज नहीं है, यानी डिसऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, तो इससे भी ये पता चल जाता है कि जो लिक्विड्स है दे रिजेंबल मोर विद सॉलिड्स देन विद गैसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर करो।